ऑलराइट, सो आज हम लोग इंटरफेरेंस ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. टू बी स्पेसिफिक, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. बट टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, वी विल बी टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ वाटर वेव्स आल्सो. वाटर वेव्स मतलब हमारे पास एक सरफेस ऑफ वाटर है, हमने उस पर स्टोन ड्रॉप कर दिया, तो यू सी सम रिपल्स. दैट मीन्स यू सी सम काइंड ऑफ ट्रांसवर्स वेव देयर. So we will take help of water waves to explain what is interference. Okay, then we will go and derive certain conditions for interference, and I will be telling you certain specific, as you can say, I will give you some insights of interference. तो आप लोगों को interference समझना है तो आपको वो particular चीज याद रखनी पड़ेगी. When two waves arrive at a point and if they are in phase, then you say that they are in their constructive interference is there. Constructive interference को हम लोगों को in terms of path length और in terms of wavelength phase difference लिखना पड़ेगा हम लोगों को. So we will see what is phase difference, what is path difference, everything. इंटरफेरेंस के लिए जो बेसिक चीज लगती है हम लोगों को हमने ऑलरेडी की है वो. इफ यू रिमेंबर इस द चैप्टर दैट वी आर लर्निंग, ओके, इससे पहले का चैप्टर मतलब उसका नेम ही था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. सो टू अंडरस्टैंड इंटरफेरेंस आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पता होना चाहिए. तो व्हाट वाज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमको बताता है व्हेन टू और मोर वेव्स अराइव एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली. दो या दो से ज्यादा वेव अगर एक पॉइंट पे साइमल्टेनियसली आते हैं, देन व्हाट हैपेंस इज the resultant displacement at that point is the vector sum of displacement due to individual waves. मतलब क्या? मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था. if there is a wave, suppose मेरे पास दो waves है. एक्चुअली ये दोनों waves एक ही string के ऊपर है, but just to show, otherwise I will have to change it here. I can show it by two different colors. suppose हमारे पास दो waves है. let's say this is wave number 1, and if we have another wave, let's say this wave, which is wave number 2, something like this, समझ लेना. okay, and these two waves are arriving at a point in the medium simultaneously. ऐसे दो waves है, and these two waves are interfering constructively. constructive interference कब बोलते हैं हम लोग? जब crest of one wave matches with crest of another, trough of one wave matches with trough of another, right? okay, या फिर आप बोलते हो that these two waves are in phase. अब phase का मतलब मैं वापस समझा देता हूँ. what is phase? any point on a wave, कोई भी point ले लो. for example I take this point, let us say A point. ये जो A point है wave पे, अगर मैं इस point तक origin से एक straight line draw करता हूँ तो it is making some angle, let us say theta. या फिर phase is denoted by phi, let us say phi 1, phi A. if I take another point on the wave and connect that point with the help of a straight line from origin, then that will make some another angle phi b. तो फेज का इतना ही मतलब होता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ वेव, एक वेव का कितना पार्ट फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आगे गया है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ वेव हैज elapsed with respect to origin, राइट? मैं वापस बता रहा हूँ. हाउ मच इज द फ्रैक्शन ऑफ वेव दैट हैज elapsed with respect to origin, मतलब ओरिजिन से कितना आगे गया है या फिर एक वेव का कितना पार्ट आगे गया है, राइट? तो हम लोग बेसिकली हर एक पॉइंट वेव पे ले सकते हैं एंड देन वी कैन मेजर एंगल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट विल बी कॉल्ड एज फेज. उसको बोलते हैं फेज ऑफ अ वेव. ओके, राइट. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज टू अंडरस्टैंड दैट वन, अगर हमको दो वेव्स को कंपेयर करना है तो वी कैन कंपेयर इन टर्म्स ऑफ फेज. जैसे कि मैंने यहाँ पे जो दो वेव्स दिखाई है आपको, दीज टू वेव्स आर सेट टू बी इन फेज. क्यों? क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हो रहा है, ट्रफ ट्रफ मैच हो रहा है. Is there any part difference? No. What is part difference then? Suppose मान लो कि जो सेकेंड वेव है मेरा, वो सेकेंड वेव यहां से स्टार्ट होता. इमेजिन सेकेंड वेव यहां से स्टार्ट होता.
तो इसका मतलब था कि देयर वाज पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। क्यों? क्योंकि पहली वेव ने, मतलब द वन इन रेड, रेड कलर का जो वेव है उसने ज्यादा पाथ पाथ कवर किया, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, हेंस देयर वाज अ पाथ डिफरेंस, बट दे आर स्टिल इन फेज, राइट? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब दो वेव्स, इफ दे अराइव एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली इन अ मीडियम, एक मीडियम है, वहां पे दो वेव्स एक साथ आ गए, राइट? व्हाट दे डू इज, वो उस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगे एज इफ कि दूसरा वेव प्रेजेंट ही नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये होता है कि पहला वेव अपना काम कर देगा, इतना एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस कर देगा। लेट मी शो इट इन रेड कलर, दिस वन। दूसरा वेव आया, उसने खुद का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दिया बाय अज्यूमिंग कि वहां पे पहला वेव एब्सेंट था। तो हो क्या रहा है, दो वेव्स एक साथ एक पॉइंट पे आ गए, दे आर प्रोड्यूसिंग देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट एज इफ द अदर वेव इज नॉट देयर, अदर वेव इज एब्सेंट। इसकी वजह से पार्टिकल के साथ क्या हुआ, पार्टिकल को दो अलग अलग वेव से डिस्प्लेसमेंट मिला। मतलब ओवरऑल इन दो डिस्प्लेसमेंट का, जिसको मैं नाम देता हूँ A2 बार, मैं जानबूझ के A1 बार और A2 बार लिखूंगा, A1 बार। तो हुआ क्या, बेसिकली दैट the particle has underwent two displacements because of two different waves, right? That is what you call principle of superposition. So effectively the final wave that will be produced because of this two displacement, in दो wave की वजह से जो final wave बनेगा, it will look something like this. The one in the green is the resultant wave, which is wave produced due to two different waves. So that is what was superposition. बाय द वे ये सब स्क्रैच करने वाला हूँ, सो इसे आपको समझाने के लिए था। मैं आई विल ड्रॉ प्रॉपर नीट डायग्राम व्हेनेवर रिक्वायर्ड, वेरेवर रिक्वायर्ड। ओके, तो हम लोग पहले बेसिक कर लेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, डिस्ट्रक्टिव क्या है, ऑलरेडी हुआ है हमारा, फिर एक बार करेंगे हम लोग, एंड देन वी विल अल्टीमेटली गो एंड राइट डाउन कंडीशंस। क्योंकि बार बार हम लोग सेंटेंस में तो नहीं लिख सकते। When two waves reach at a point simultaneously and if they are in phase, then they produce constructive interference. If they're out of phase by 180 degrees, then there's cancellation of amplitudes and we get nothing. That means they produce destructive interference. So हम लोग क्या करेंगे, we will write down these things in mathematical condition, even though it is not given in your book, but I want you to know it, क्योंकि उससे काम बहुत आसान होगा हमारा। By the way, that is something that will come later. अब हमारा काम क्या है, just to quickly define what is principle of superposition, again हमने पहले भी किया है, पर इंटरफेरेंस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही यूज होता है और एक्सटेंसिवली यूज होता है। तो आई वांट यू टू नो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट? सो क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हेन टू और मोर वेव्स reach at a point simultaneously in a given medium, in a given medium जरूरी है बोलना, या तो इन द सेम मीडियम बोलना, बिकॉज इट कैन नॉट बी कि एक वेव एक मीडियम में दूसरा वेव दूसरे मीडियम में, ऐसा रहा तो फिर देयर इज नो सुपरपोजिशन। So in a given medium, then what happens is, then the resultant displacement at any point in the medium, then the resultant displacement at any point in the medium, at any point and at any instant in the medium is the vector sum of, is the vector sum of individual displacements
due to two waves, individual displacements due to all the waves, better क्योंकि हमने टू और मोर लिखा है, right? This is the statement of superposition principle, right? What is the meaning of vector sum? As I told you that consider you have one wave, the one in the red, इसका amplitude है a1. अब अगर मेरे पास if I have another wave and both are in phase, something like this, और इसका एम्पलीट्यूड है a2, तो दोनों का एम्पलीट्यूड का एडिशन होगा. एडिशन क्यों होगा? क्योंकि हमने एम्पलीट्यूड को एज अ वेक्टर ट्रीट किया है. पर ऐसा भी हो सकता था दैट यू हैव वन वेव विथ एम्पलीट्यूड a1 which is pointing up and another wave is out of phase by 180 degree, something like this, ऐसा कुछ है. And here because they are out of phase, a2 is pointing down, तो final resultant wave क्या बनेगा आपका? Resultant wave that you will get is something like this, the one in the green I am showing. क्यों? क्योंकि a1 और a2 ने एक दूसरे को subtract कर दिया, right? And why there is subtraction? Because you know this is vector addition, this is vector sum of individual displacement, right? तो इसलिए हम लोग वेक्टर सम ये वर्ड यूज करते हैं. बाय द वे एज यू कैन सी फ्रॉम दिस एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, इधर दिस वन और अनदर वन जो पहले ड्रॉ किया था मैंने, डजंट मैटर रियली, कोई भी एक ले लो. तो ये है रिजल्टेंट वन, द वन इन द ग्रीन इज रिजल्टेंट. ओके, बेसिकली हुआ क्या? इमेजिन अगर मेरे पास एक सिंगल वेव होता, इफ आई हैड अ सिंगल वेव, एक ही वेव है मेरे पास, तो ये एक वेव के पास एनर्जी है. यू ऑलरेडी नो वेव्स कैरी एनर्जी, राइट? इसका मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक पॉइंट ए हियर, इफ आई टेक पॉइंट बी हियर, राइट? किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देयर इज सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म है, राइट? मतलब उस पॉइंट पे उतना ही एनर्जी होगा. ओके, राइट? So when you have single wave, the energy distribution in the medium surrounding the wave is uniform, right? It is uniform. हमको पता है कि यहाँ पे इतना एनर्जी आने वाला है. लेकिन एक, दो या दो से ज्यादा वेव, right? If there are two or more than two waves arriving at that point in the medium simultaneously, तो रिजल्टेंट मतलब दोनों के सुपरपोजिशन से क्या हुआ? दोनों के सुपरपोजिशन से एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया. एज यू कैन सी हियर, ए वेव का एनर्जी कंटेंट या फिर एनर्जी का क्वांटिटी कुछ अलग था, फर्स्ट वेव का, दूसरी वेव का अलग था. दोनों का इंटरफेरेंस होने की वजह से देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. if there is redistribution of energy redistribution, the thing is एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ऐसा हम लोग कब बोलते हैं? जब हमारे पास दो वेव है, वो एक साथ एक मीडियम में आ गए, राइट? एक के पास एनर्जी था समथिंग, दूसरे के पास एनर्जी था समथिंग. What do you mean by resultant of two waves? You already said vector sum of individual displacement. हाँ, लेकिन what this vector sum has done? इसने पहली और दूसरी वेव का एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया. तो पहले जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था उसको चेंज कर दिया, राइट? गुड. इसका मतलब क्या होता है कि इंटरफेरेंस को हम लोग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन में डिफाइन कर देंगे. यू हैव टू लिंक, एक एक करके लिंक बनाओ. सो हाउ डू यू डिफाइन इंटरफेरेंस नाउ? द मॉडिफिकेशन इन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन produced due to superposition of two or more waves, right, is called as interference of light. Let me go one step further. If you know
that intensity, what is intensity? Intensity is nothing but energy per unit time per unit area. ओके, इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास दो सोर्सेस ऑफ लाइट है, एक बहुत ज़्यादा ब्राइट है, एक कम ब्राइट है, तो मैं बोलूँगा सोर्स वन इज मोर इंटेंस देन सेकंड, राइट? मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ लाइट वी आर रिसीविंग. अब what we know is this intensity is proportional to amplitude square, correct? Then because of superposition of waves, एम्पलीट्यूड भी तो चेंज हो रहा है. डिपेंड्स ऑन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. अगर कंस्ट्रक्टिव है तो दोनों एम्पलीट्यूड का एडिशन होके एक वेव और बड़ा बनेगा. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इससे पहले जो मैंने बताया था आपको, आई विल शो इट अगेन टू यू बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली इक्वेशंस बाद में इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी लिखने वाले हैं, राइट? सो instead of taking the diagram that I shown earlier, I will do something like this. Right. Here we have two waves. Both are in phase क्योंकि crest और crest match हो रहा है, मतलब in phase. Right. मतलब इस केस में amplitudes, दोनों के amplitude का क्या होगा? Addition होगा. एक का A1 amplitude है, एक का A2 amplitude है. Right. Okay. तो intensity at that point, at any point, मतलब वो point bright दिखेगा या dark दिखेगा, that is what I am trying to say. Right. So intensity at any point is proportional to amplitude square. इस केस में दोनों वेव का एडिशन होने की वजह से you get something, a new wave with more amplitude, something like this. Okay, right. So what you have to understand that intensity, मतलब for example इंटरफेरेंस में होता क्या है मैं आपको बताऊंगा, टेक्स्ट बुक्स में नहीं दिया होता, बट आई वांट टू टेल यू इंटरफेरेंस में होता क्या है. आपके पास पैटर्न बनता है एक, उस पैटर्न में you see bright patches, bright strips, something like this. मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड का एडिशन हुआ, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ गया क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. एंड एट सम पॉइंट यू गेट डार्क पैचेस. डार्क पैचेस मतलब दीज आर द रीजन्स ऑफ नो लाइट. नो लाइट मतलब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब टू वेव्स which are undergoing superposition, they are out of phase by 180 डिग्री. मतलब एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मैच हो रहा है, और अगर एग्जैक्टली दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम हो गया तो टोटल कैंसलेशन. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ वेव समथिंग लाइक दिस, सेकंड वेव, तो पहले वेव और सेकंड वेव का अगर एम्पलीट्यूड भी सेम है और दोनों आउट ऑफ फेज है, एग्जैक्ट कैंसलेशन, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग. तो इफ देयर इज नथिंग, व्हाट आई विल सी इज अ डार्क पैच, right? So ultimately why it is important to write in terms of intensity, because that is what we see. हमको इंटरफेरेंस पैटर्न में दिखता ही ये है, ब्राइट बैंड डार्क बैंड, ब्राइट बैंड डार्क बैंड, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो व्हाट वाज इंपॉर्टेंट इज दैट इंटरफेरेंस को डिफाइन करने के लिए आपको ये समझना है कि बेसिकली हो क्या रहा है. हो ये रहा है कि दो वेव्स या ज्यादा वेव्स दो से एक पॉइंट पे एक ही मीडियम में साइमल्टेनियसली आ गए. उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से उनके एम्पलीट्यूड का इधर एडिशन हुआ या कैंसलेशन हुआ. एंड वी नो दैट वेव्स कैरी एनर्जी, सो एम्पलीट्यूड का एडिशन या कैंसलेशन वुड मीन देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. और हमको ये भी पता है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. तो जहां पे एडिशन हुआ एम्पलीट्यूड का, दैट पॉइंट विल अपीयर ब्राइट. जहां पे कैंसलेशन हुआ, that point will appear dark, right? Hence we can define interference as the modification in the intensity of light or the redistribution of energy due to superposition principle can be defined as interference, right? So practically we are starting with interference from here onwards.
तो जो कुछ भी मैंने अभी तक बताया है, we will first put those things in word and then define what is the meaning of interference, right? So as I told you, when we have a single source of disturbance matlab wave, when we have a single wave, in short, the distribution of energy in the surrounding medium is uniform. So when we have a single source of disturbance, डिस्टर्बेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिस्टर्बेंस इन जनरल एनी टाइप ऑफ वेव के लिए यूज कर सकते हो आप. यू कैन यूज इट फॉर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, यू कैन यूज इट फॉर ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स, मतलब एक रस्सी है उसको मैंने जर्क दे दिया, आई स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड हम लोगों को वो वेव मिलता है. एंड अगर मैंने वाटर सरफेस पे पत्थर डाल दिया तो रिपल्स बनते हैं, दैट इज आल्सो डिस्टर्बेंस. Electromagnetic waves are also disturbance in that sense. इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन वो भी तो डिस्टर्बेंस ही है. तो in general we use a word which is called as disturbance for a wave. So when we have a single source of disturbance, single source of disturbance, and what I mean by disturbance is a wave. When we have a single source of a wave, then the distribution of energy in the surrounding medium is uniform. Okay, right. However, what happens is when you have two or more adjacent sources giving out two waves, continuous wave of the same wavelength, same बोल रहा हूँ मैं, wavelength same नहीं होगा तो beats का production होगा जो हमने already देखा है. If there are two waves of different frequency or wavelength, slightly different, then you get something called as beats, which we have already done. Okay, पिछले lectures में हमने किया है. By the way, however, when there are two adjacent sources, two adjacent मतलब एक के बाजू में एक source है, and if they are giving waves simultaneously, continuously in the medium, having a constant phase difference. अभी constant phase difference का मतलब क्या होता है वो समझ लो. Example. Normally I spend a lot of time making concepts clear क्योंकि बाद में confusion का कोई chance ही नहीं रहना चाहिए यहाँ पे. And if you want to go for engineering, आपको तब समझेगा कि why I'm doing this, क्योंकि ये सारा का सारा लगने वाला है आपको. Good. So what I mean by constant phase difference, let us say I have one wave, okay, and I have another wave, like this, and these two waves are in phase. इन फेज का मतलब होता है कि यहाँ पे फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, मतलब दूसरे वेव का फेज माइनस पहले वेव का फेज जीरो है. जीरो कब बोलते हो फेज डिफरेंस आप? जब क्रेस्ट मैच हो रहा है, राइट? इफ द क्रेस्ट एंड क्रेस्ट ऑफ टू वेव्स आर मैचिंग, देन these two waves are said to be in phase, right? मतलब फेज डिफरेंस तो कांस्टेंट है ना, जीरो तो कांस्टेंट ही है ना, जीरो मींस कांस्टेंट वैल्यू. इफ अगर हमारे पास ऐसा नहीं होता, अगर हमारे पास ऐसा वेव होता आउट ऑफ फेज, क्रेस्ट एक का मैचिंग विद ट्रफ ऑफ अदर, सो क्रेस्ट इज मैचिंग विद ट्रफ, तो हम लोग बोलते फेज डिफरेंस इज पाई रेडियन 180 डिग्री. फिर भी तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, राइट? ओके, अगर ऐसा भी नहीं होता, लेट अस से हमारे पास कुछ और ही टाइप का वेव होता, ओके, something like this. But this is a case of beat production basically. यहाँ पे वेवलेंथ चेंज हो गया, but in also in that case, इस केस में भी सपोज मैं मान लेता हूँ कि दोनों वेव में फेज डिफरेंस है π/2, बट स्टिल इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और ये थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दो सोर्सेस ऑफ लाइट है
और अभी इनिशियली फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, बाद में 45 हो गया, बाद में 30 हो गया, बाद में 0 हो गया, या फिर इनिशियली इन फेज है, 0 फेज डिफरेंस है, फिर बाद में पाई हो गया, फिर 2 पाई हो गया, फिर 5 पाई हो गया, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स एक बार वेव्स सोर्सेस से बाहर निकले तो थ्रू आउट दे मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, राइट। फेज डिफरेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी पाई, इट कैन बी पाई बाय 2, इट कैन बी any other value, okay, pi by 4, that's fine. But once the sources start emitting light, phase difference will always be constant. So what I was telling you, however, if there are two sources, adjacent sources, which are continuously emitting waves in the medium and have constant phase difference, the energy distribution in the medium is no longer uniform. हमने पहले uniform बोला है, जब एक वेव था तो energy distribution was uniform, but now since you don't have one wave, have more than one wave, the energy distribution will change. It will be no longer uniform. And what is happening? At some points, crest of one wave is matching with crest of another, right? So energy at that point is maximum, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो such interference is called as constructive interference. And when crest of one wave matches with trough of other, then you have the energy distribution to be minimum at that point, right? So that is basically called as destructive interference. Okay, so overall, how can we define interference? It is just the modification in the distribution of energy obtained due to superposition of two or more waves. So let me put this in terms of course in terms of English, हमको ये लिखना पड़ेगा सब कुछ, right? However, when there are two adjacent sources, when there are two adjacent sources giving out continuous waves, of same wavelength, क्योंकि वेवलेंथ सेम नहीं हुआ तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट बीट्स, हम लोग यहाँ पे बीट्स की बात नहीं कर रहे, ऑफ सेम वेवलेंथ एंड हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस and having constant phase difference, right? The distribution of the energy in the medium is no longer uniform. The distribution of the energy in the medium is no longer uniform. Right. So what happens at some point, as I told you, at some points in the medium, the crest of one wave overlaps with the crest of another. The crest of one wave coincides is a better word. Coincides with the crest of another wave, with the crest of other wave, right? And amplitude at such points, I would better use resultant word here. And the resultant amplitude at such points becomes maximum
and the energy is maximum at such points, and the energy is maximum at such points. Then at other points, crest, at other points where the crest of one wave coincides with trough of another, right? In that case, the resultant amplitude is minimum and the energy at that point becomes minimum. So if the crest of one wave coincides with trough of another, coincides with the trough of another wave, trough or trug, whatever you pronounce, of the other wave, then the resultant amplitude is minimum at that point. Then the resultant amplitude at that point is minimum, and hence the energy is minimum, and hence the energy is minimum. Now, as I told you, this modification in the distribution of energy obtained due to superposition of two or more waves is termed as interference. So this modification in the distribution of energy, in the energy distribution, obtained due to superposition or obtained by the superposition of two or more waves, obtained by the superposition of two or more waves is termed as or is called as interference, is called as interference, right? So you can literally define it in this way. So the modification in the intensity of light produced by superposition of two or more light waves is called as interference of light, because here we are talking about interference of light. तो हमको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है ये भी पता होना चाहिए. ये तो हमने इन जनरल इंटरफेरेंस डिफाइन किया था, बट आल्सो वी नीड टू define what is interference of light, because the topic under study is nothing but interference of light. क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव भी होता है, जो बीट्स प्रोडक्शन का हमने केस लिया था जिसमें स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी था, राइट. और इंटरफेरेंस ऑफ वाटर वेव्स भी होता है, और इंटरफेरेंस ऑफ मैकेनिकल वेव्स भी होता है. हमको वेव ऑप्टिक्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ना है कि व्हाट हैपेंस व्हेन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और लाइट मतलब part of electromagnetic radiation that you can see, matlab we are talking about visible light here. So what happens when two or more visible light or light of visible wavelength they interfere? So the modification in the intensity of light, intensity क्यों बोल रहा हूँ, because energy redistribution मतलब intensity का modification, the modification in the intensity of light, which I mean redistribution of light energy, basically redistribution of redistribution of light
energy produced by the superposition produced by the superposition of two or more light waves is called as interference of light. Right, this is how you define interference of light. Now the thing is, ये जो हम लोग इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, we can explain this concept with the help of water waves also. Water waves मतलब क्या? Suppose you went to a lake, आप एक तालाब पे गए and the water is very still. Now there is no wind flowing around. आपने दो पत्थर लिए, सेम साइज के, सेम शेप के, सेम मास के, identical stones I'm talking about, and from same height you drop it. सेम हाइट से ड्रॉप करने से क्या होगा? They will fall into water simultaneously and they will generate ripples, मतलब they will generate water waves and these two are adjacent source क्योंकि आपने दोनों को आसपास रख के छोड़ा था, right? Because the waves that are generated, मतलब ripples, they are transverse wave, मतलब वहाँ पे होगा आपका crest trough type of structure, not compression and rarefaction. Compression and rarefaction होता है longitudinal waves में. So because these two waves are transverse wave, they will also undergo interference. जहाँ पे crest match होगा, that will be called as constructive interference. जहाँ पे trough match होगा, that will be called as destructive interference. Even though ये concept आपको अच्छे से पता है, but because it is included in the part of your syllabus, I am supposed to do it, तो मुझे बताना पड़ेगा. By the way, so let us take two sources of waves which are due to two stones which we dropped in a still lake, still water or lake with still water. तो हमारे पास ये एक सोर्स हो गया, लेट अस से ए सोर्स, ये एक सोर्स हो गया, लेट अस से बी सोर्स. ओके, अब ये ए सोर्स और बी सोर्स जो वेव्स बनाएंगे उसमें क्रेस्ट होगा और उसमें ट्रफ भी होगा. तो क्रेस्ट ऑफ वेव मैं डिनोट करूंगा, मैं शो करूंगा विथ a black line. So this is red. Let me just take black line. So black lines here means that I am talking about crest. Right? थोड़ा सा फिगर डायग्राम कंफ्यूजिंग हो सकता है. That's why I'm telling that you need to understand कि यहाँ पे जो black waves मैं बता रहा हूँ, these are crest. नॉर्मली हम लोग क्रेस्ट कैसे दिखाते हैं? हम लोग ऐसा वेव ड्रॉ करते हैं, बोलते हैं ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है. बट हियर आई एम शोइंग इट with black colored lines. Textbooks normally use bold and dotted black lines, dotted for trough and bold for crest. But since I have the luxury of using different colors, so that's why I'm using different colors to indicate different things. तो ये हो गया crest. But जब waves create होता है तो crest they move forward in time. Okay, they move forward in time. So I can have the crest which are going forward in time. So I can have something like this. This is basically crest due to one of these waves. Again, थोड़ा सा complicated diagram होता है, but I can't help it really क्योंकि वो complicated है और रहेगा. So let me just modify something like this. Okay, मैं ज़्यादा यहाँ पे मेस क्रिएट नहीं करूँगा जैसे बुक्स ने किया है. They have done absolutely excellent job
of creating a mess, okay, which is not really required. जरूरत नहीं थी इतनी mess करने की, but then I am forced to use the same kind of or same type of notations and same type of figures that they use to explain things. मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ेगा, right? Anyways, so all this bold black lines, these are crest generated due to two adjacent sources, and as I told you, this is a mess, so मुझे difficult जाता है draw करना, because I don't like to do this way. मुझे पसंद नहीं है ऐसा करना, but anyways, ये चल जाएगा, ऐसा चल जाएगा. Yes, right. So with the help of this intersecting crest, first of all, I am trying to show with these bold lines that the crest from the two sources are moving in forward direction, because this is what happens in a wave. Wave moves forward. तो हर एक black line यहाँ पे crest है, right? There are some crest due to A source and some due to B source. आप चाहो तो अलग अलग कलर से या फिर अलग अलग तरीके से बोल्ड डॉटेड करके बता सकते हो कि ये क्रेस्ट ए सोर्स का है, ये क्रेस्ट बी सोर्स का है. बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड दैट जहां जहां क्रेस्ट क्रेस्ट ओवरलैप हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं, वहां पे आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. मतलब बेसिकली दिस ग्रीन dots over here. Okay, if you don't want to use dot, you can use crosses. So better I can go for a cross. So this crosses over here. जहां जहां पे crest crest interfere हो रहे हैं, all those points intersect हो रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हो. All those points are points of constructive interference. मतलब at all these points you will have maximum energy. Right. What about trough? Yes, you can have trough also. So let me draw trough with some different color. Let me use red color to draw trough. So that will make our job easier to understand things. So ये हो गया trough due to A, and if I use dotted line, that will make it much more easy to understand. तो जैसे जैसे crest आगे जाएगा, trough भी आगे जाएगा, because पूरा का पूरा wave भी आगे जाता है. Any point in the wave is moving in the forward direction. You already know this, and you should know this. Okay, आपको पता होना चाहिए. Right. So then again, as I told you, I am not going to create a lot of mess here. So थोड़ा सा mess बना दूंगा. Then we will not go into more mess over here. Something like this. ये हो गया आपका trough going forward. Just a minute. Right, that is okay. Another I will draw from here. Something like this. समझ लो. So these red dotted lines that are intersecting at some points, that means your red dotted lines intersect हो रहे हैं. I will show it with some colors here as a dot. These are the points where you can see crest is overlapping with trough, right? Good. You need to understand. Not this one, anyways. I will show you some other points over here. तो जहाँ crest crest मिला, मतलब bold lines मिला, वहाँ पे constructive interference होगा. जहाँ पे dotted red line और black line intersect हुआ, those will be the points of, as you know, points of destructive interference. तो कहाँ कहाँ हो रहा है ऐसा? एक तो यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है. दूसरा, at every point wherever you find a crest overlapping with a trough, okay, that will give you destructive interference. These are the points of destructive interference.
So this is how you can explain this diagram. For more detailed diagram, you can use the diagram from books. For me, I will simply scrap this diagram. मैं नहीं use करने वाला क्योंकि बहुत confusion होता है यहाँ पे. Good. Anyways, so in short, what we have done, we took two stones and we dropped these two stones are identical. Remember this, identical stones है, mass same है, सब कुछ same है. Okay, when you drop this into a lake which is still, मतलब water surface is still at rest, जब आप ड्रॉप करोगे देन यू गेट रिपल्स. रिपल्स मतलब ट्रांसवर्स वेव विच आर गोइंग अराउंड. ट्रांसवर्स वेव है तो उसमें क्रेस्ट होगा, ट्रफ होगा. कुछ कुछ पॉइंट पे क्रेस्ट क्रेस्ट मिलेंगे, जैसे मैंने ब्लैक ब्लैक लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट बताया है, वहां पे मैक्सिमम एनर्जी होगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट. सो दैट वी कैन टर्म एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ, ट्रफ मैंने शो किया है रेड डॉटेड लाइन से यहाँ पे. सो जहाँ पे रेड डॉटेड लाइन मतलब ट्रफ और जहाँ पे ब्लैक बोल्ड लाइन मतलब क्रेस्ट, ये दोनों जब इंटरफेयर होंगे shown by this dots, there you have minimum intensity, that means minimum energy, and those points belong to destructive interference, right. So let us write whatever we have done so far. So the concept of interference, can be understood. I would better use the word can be confused क्योंकि ये बहुत confused तरीका है बताने का. Can be understood by considering water waves generated by dropping two identical stones near each other. होना चाहिए, that's why you will get adjacent sources. Okay, so suppose that there are two adjacent sources of water waves, adjacent sources A and B of water waves as shown in figure. On the surface of water, of course, on the surface of water, as shown in figure. Let us say figure A. So this is figure A, let us say. Right. Then what is happening is you get exactly two similar circular waves, right? So exactly two similar circular waves are produced in this case, then this circular waves would travel out in the form of crest and trough. These circular waves will travel out, मतलब move in forward direction, in the form of crest and puffs, right, on the surface of water, of course, on the surface of water. Right. So as I told you, suppose this black
bold lines, continuous lines represent crest. Suppose black continuous lines. अब ये अगर नहीं लिखना रहेगा ना तो I just don't want to extend it, stretch it. तो मैं क्या करूँगा, मैं डायग्राम में ही बता दूंगा that this is, these are crest and this red one is trough. So I don't have to explain, write down in theory कि ये crest है, ये trough है, black dotted line ये है, red black bold line crest है, red dotted line trough है. I don't want to do that. Okay, so I will just skip that step. So I'll just directly write down the points where crest due to source A overlaps or coincides with crest due to source B. What happens here, right? These are the points where resultant displacement is maximum. The resultant displacement is maximum, right? Then the interference is constructive, of course. So the interference is constructive in this case, is constructive, and such points are shown by crosses. If I'm not wrong, we use cross, yes, and such points are shown by crosses in figure A, right? Similarly, the points where crest due to source A or one source overlaps with trough due to another. So the points where crest due to one source overlaps with trough due to other, trough due to other, what happens is the resultant displacement is minimum. The resultant displacement is minimum. The interference is destructive and such points are shown by dots. The interference is destructive and such points are shown by dots, right? By dots. So simple case tha, right? Now the thing is we need to put all this for light because we are talking about interference of light. Here we just took an example of water waves just to make things clear, but our task is to write everything in terms of light for light waves, and more importantly to put all this in mathematical formulation, क्योंकि हम लोग ये ऐसा theory नहीं लिखते बैठेंगे. तो in the next session we will start with what is constructive interference for light, how do you represent it in terms of path difference, मतलब अगर एक वेव ने ज़्यादा distance travel किया हो compared to other, so there is a difference of path. So how do you explain constructive interference in terms of path difference? How do you explain constructive interference in terms of phase difference? And how do you explain destructive interference in terms of path and phase difference?
How do you explain this in terms of intensity? How do you explain this in terms of amplitude of the two waves? So tomorrow I am in the next session, that is tomorrow, I am going to give it a slight mathematical touch, and then we will see how a interference pattern looks like, what are the conditions for a stable interference or steady interference pattern. Then also I'll try to cover tomorrow itself that what is Young's double slit experiment. Okay, why? Yeah.